Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study system modeling. What is system modeling? System modeling is the process of developing abstract models of a system. मॉडल हम क्यों बनाते हैं? मॉडल हम दो वजह से बनाते हैं. एक तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, उसको आप छोटा करके समझना चाह रहे हैं, या आप बहुत ही छोटी चीज़ हो उसको आप बड़ा करके देखना चाह रहे हैं समझने के लिए, तो उसके लिए हम मॉडल्स बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास मीनार पाकिस्तान है, या आपके पास बुर्जुल खलीफा है, या आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं या कोई ब्रिज बना रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो किस तरह से हमें समझ नहीं आएगी, तो हम उसका एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं. और फिर मॉडल बना के हमें समझ आती है कि ये मॉडल जो बिल्डिंग है या ये ब्रिज जो है ये किस किस्म का नज़र आएगा. इसी तरह अगर बहुत ही कोई छोटी चीज़ है, मिसाल के तौर पे ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल का हम स्ट्रक्चर समझना चाह रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसके लिए भी फिर हम मॉडल बनाएंगे, और मॉडल की मदद से फिर हमें पता चलेगा कि ये इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो किसी भी सिस्टम को समझने के लिए हम उसके मॉडल बनाते हैं, और इस प्रोसेस को सिस्टम मॉडलिंग कहते हैं. इसमें फिर हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम एक सिस्टम के लिए कई मॉडल्स बनाते हैं, और हर मॉडल जो है वो फिर हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, डिफरेंट व्यू को सिस्टम के वो शो कर रहा होता है. अगर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करें तो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मौजूद है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर के मॉडल्स बनाएंगे, और इस लैंग्वेज का नाम है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई मॉडल बनाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आएगा, या मैं अगर कोई अपनी मर्ज़ी से सिंबल यूज़ करके मॉडल बनाता हूँ तो उन सिंबल्स का क्या मतलब है ये सिर्फ मुझे ही पता होगा, आपको वो समझ नहीं आएंगे. इसलिए पूरी दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग की जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम UML को यूज़ करते हैं, और UML जो है वो स्टैंडर्ड है जिसको पूरी दुनिया समझती भी है और मानती भी है. UML और मॉडलिंग के ऊपर अगर आप मज़ीद उसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो ये मैं लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं. सिस्टम मॉडलिंग जो है वो हमें दो तरह से मदद देती है. एक तो एनालिस्ट की मदद करती है सिस्टम मॉडलिंग, ताकि सिस्टम ने काम क्या करना है, उसने क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, ये एनालिस्ट को समझ आ जाए. और दूसरे यही मॉडल्स जो हैं ये हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. अगर हवा में हम बातें करेंगे, हवाई बातें करेंगे, तो वो किसी को समझ नहीं आएगी. एक बंदा कुछ कहना चाहेगा, दूसरे को कुछ और समझ आएगी. लेकिन अगर हम मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे तो कस्टमर्स को ईज़िली समझ आएगी, उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाएगी. हमारे पास जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमेशा याद रखें कि दो तरह के सिस्टम्स होते हैं. एक को हम कहते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम, और दूसरे को हम कहते हैं प्लान्ड सिस्टम. तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जाहिर है कि जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई सिस्टम तो चल रहा होगा. ठीक है, उसके अंदर ड्रॉबैक्स होंगे, या उसके अंदर हम उसी को इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, या उसके अंदर कोई हम कमियां थी जो हम पूरी करना चाह रहे हैं, तो वो जो सिस्टम वहाँ चल रहा है उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम कहते हैं. अब उसकी जगह पर हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, और रिप्लेस करके हम एक नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं, तो उसको प्लान्ड सिस्टम कहते हैं, या प्रोपोज सिस्टम भी कहते हैं. तो मॉडल्स जो हैं ये हमें दोनों तरह के सिस्टम्स के लिए चाहिए होंगे. एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी पुराने सिस्टम जो चल रहे हैं उनके अंदर भी, उनके भी हमें मॉडल्स चाहिए, और नया सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी हमें मॉडल्स चाहिए. तो एग्जिस्टिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके मॉडल्स रिक्वायरमेंट के दौरान यूज़ होते हैं. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जिस वक्त हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, हम नया सिस्टम बनाने के लिए ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नए सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें पुराने जो सॉफ्टवेयर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसके मॉडल्स को स्टडी करना पड़ेगा. तो उससे हमें फिर क्या पता चलेगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है और उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने के काम आ सकते हैं मॉडल, और उस नए पुराने सिस्टम की वीकनेसेस क्या क्या हैं.
तो इससे हमें नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स का पता चलेगा। जो वीकनेस होंगी पुराने सिस्टम में, उसी को तो रिमूव करने के लिए हम नया सिस्टम बना रहे हैं या उसको प्लान कर रहे हैं। इसी तरह जब हम नए सिस्टम की बात करें तो इनके मॉडल्स भी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के दौरान ही डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो नया सिस्टम है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और बेसिकली जब हम नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हमारी फाइनल हो जाएंगी तो फिर हम इन मॉडल्स को डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज ऑफ द न्यू सिस्टम। लेकिन यहाँ से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान ही, रिक्वायरमेंट फेज़ के दौरान ही नए सिस्टम्स के मॉडल बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर इंजीनियर जो हैं वो इन मॉडल्स की बेस पर जो है वो डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन का प्रपोज़ल देते हैं, और फिर उसी की बेस पर फिर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए फिर हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग, और उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये किस किस्म की इंजीनियरिंग है। इसमें सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होते हैं, इसमें ये होता है कि आप मॉडल से ही डायरेक्ट जो है वो सिस्टम का कुछ हिस्सा या कंप्लीट सिस्टम भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग हमें नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम डायरेक्ट जो है वो मॉडल से जनरेट करेंगे कोड या उसका कुछ हिस्सा। तो इसको मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग कहते हैं। मॉडल्स, जैसे मैंने बताया कि हम एक सिस्टम के लिए बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स बनाएंगे, और ये मॉडल्स क्यों डिफरेंट बना रहे हैं या इतने ज़्यादा एक मॉडल क्यों नहीं बना रहे? बिकॉज मॉडल्स जो हैं वो हमें डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताते हैं, डिफरेंट व्यू बताते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे आप घर बनाते हैं तो घर के बनाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें मेसन भी है, उसमें लेबर भी है, उसमें इंजीनियर भी है, उसमें आर्किटेक्ट भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन भी है, और उसके अंदर प्लम्बर भी है। अब हर एक का व्यू अलग अलग है, हर एक जो है उस घर को एक अलग एंगल से देख रहा है। इलेक्ट्रीशियन का व्यू ये है कि वो देख रहा है कि इस घर में वायरिंग कहाँ कहाँ से जानी है। प्लम्बर का व्यू ये है, वो ये देख रहा है कि पानी का सिस्टम कैसे होगा इस घर में। तो इसी तरह जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें डिफरेंट मॉडल्स चाहिए, उसके अंदर भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे। तो क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं? हमारे पास एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, ये हमें बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो बाहर एनवायरनमेंट से, बाहर के और सिस्टम से किस तरह से वो कनेक्ट होगा। इसी तरह फिर इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है, ये हमें बताएगा कि हमारा सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से उसकी इंटरेक्शन होगी। और या ये हो सकता है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं हमारे सिस्टम के, वो आपस में किस तरह की कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। इसी तरह फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव होता है, जो कि सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होता है कि कंपोनेंट्स आपस में ऑर्गेनाइज कैसे हुए हैं, या डेटा जो है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और फिर हमारे पास बिहेवियरल पर्सपेक्टिव होता है, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि सिस्टम जो है वो बिहेव किस तरह करेगा। जिस वक्त सिस्टम काम कर रहा होगा तो अगर कोई इवेंट आ जाता है तो फिर सिस्टम उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उसका बिहेवियर क्या होगा। इसके लिए हम ग्राफिकल मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इनका यूज़ डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मीन ऑफ डिस्कशन के लिए मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप पुराने सिस्टम के बारे में और प्रपोज सिस्टम के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं कि पुराना सिस्टम इस तरह काम कर रहा था, नए सिस्टम में ये होना चाहिए, तो वहाँ पे जो मॉडल्स होंगे वो इनकम्प्लीट भी हों और इनकरेक्ट भी हों, तब भी काम चल जाता है। क्योंकि यहाँ पे मकसद सिर्फ डिस्कशन करना है, और हम पुराने सिस्टम और नए सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि पुराने सिस्टम में ये होता था और नए सिस्टम में ये होगा। तो मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पर इतनी उसके अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू यहाँ पे डिस्कशन की है। लेकिन अगर हम सेकंड यूज़ की तरफ आएँ कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो पुराना सिस्टम चल रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटिंग करना चाह रहे हैं, मॉडल्स को हम यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। देखें, डॉक्यूमेंटेशन टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकती है, मॉडल की शक्ल में भी हो सकती है। अब इस केस में मॉडल्स का एक्यूरेट होना ज़रूरी है, क्योंकि कल को कोई
आके सिस्टम को चेक करेगा, देखेगा कि पुराना सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो अगर मॉडल्स गलत होंगे तो वो गलत अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मॉडल्स को बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि वो सिस्टम की सही रिप्रेजेंटेशन कर सकें कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। बेशक कंप्लीट ना भी हों, लेकिन एक्यूरेट होना मॉडल्स का बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फिर हम अगर एक और यूज़ देखते हैं मॉडल्स का, कि अगर हम सिस्टम की डिटेल डिस्क्रिप्शन बताना चाह रहे हैं ताकि उसकी बेस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। देखें ये फेजेस है ना, पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं कि नया सॉफ्टवेयर जो होगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसमें क्या फंक्शनलिटी होनी चाहिए, उसी की बेस पर डिज़ाइन बनाया जाता है। ये लिंक है आपस में फेजेस जो हैं। और जब सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनेगा उसी की बेस पर इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग या प्रोग्रामिंग होगी। तो अगर आपका डिज़ाइन गलत होगा तो आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग गलत हो जाएगी और सॉफ्टवेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉडल्स बना रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉडल्स बना रहे हैं, अब इन दिस केस मॉडल्स शुड बी करेक्ट एज वेल एज कंप्लीट। यहाँ पे मॉडल्स करेक्ट होने चाहिए ताकि जिस तरह का मॉडल होगा उसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसलिए करेक्ट मॉडल होगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी करेक्ट हो सकेगी, प्रोग्रामिंग भी करेक्ट होगी, सॉफ्टवेयर सही बन सकेगा। मॉडल ही गलत होगा तो फिर हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इसकी मिसाल आप अगेन हम घर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने घर का नक्शा ही, मैप ही गलत बनाया हुआ है तो उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, फिर घर बन जाएगा। फिर बाद में आप ना कहें कि जी मैंने तो यहाँ पे मुझे 3 कमरे चाहिए थे, ये तो 2 कमरे बन गए। तो जिस तरह से आपने डिज़ाइन होगा उसी की बेस पर फिर आपका सॉफ्टवेयर बनेगा। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉडल्स बनाना चाह रहे हैं, सो दैट मॉडल्स मस्ट बी करेक्ट एंड कंप्लीट। डायग्राम्स हैं हमारे पास। मैंने आपको बताया कि UML स्टैंडर्ड लैंग्वेज है यूज्ड फॉर मॉडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं, तकरीबन 14 डायग्राम्स हैं हमारे पास UML के अंदर। लेकिन हर डायग्राम हर वक्त हमें नहीं चाहिए होगी। मतलब वहाँ आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर 14 की 14 डायग्राम्स हमें नहीं चाहिए होंगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 5 डायग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं। तो एटलीस्ट आपको ये 5 डायग्राम्स तो चाहिए होंगी या आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। हमारे पास है एक्टिविटी डायग्राम। अच्छा, नामों से इनके ज़ाहिर हो रहा है, आप परेशान ना हो कि हमारे पास इतने ज़्यादा नाम आ गए। तो हमने पहले जो पर्सपेक्टिव देखे थे तो उसके भी अगर आप नाम पे ज़रा सा एक सेकंड के लिए गौर करें ना तो आपको उसकी पूरी डेफिनेशन पता चल जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर नाम से ज़ाहिर हो रहा है। इसी तरह हमने पढ़ा कि बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि बिहेवियर। और हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, तो नाम से ही उसकी डेफिनेशन उसके नाम में ही छुपी होती है। तो ज़रा सा आप गौर कर लें नामों के ऊपर तो आपको उसकी सारी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे भी उसके नामों के अंदर ही अगर हम गौर करना शुरू करते हैं, डायग्राम्स के डेफिनेशन उसके नामों में ही छुपी हुई है। एक्टिविटी मतलब ये है कि एक प्रोसेस के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये डायग्राम उन एक्टिविटीज़ को शो कर रहा है। ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास है सीक्वेंस, यानी कि ऑर्डर। वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस ऑर्डर में हो रही हैं, उन ऑर्डर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम सीक्वेंस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास है स्टेट मशीन या स्टेट चार्ट। ये सिस्टम की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक सिस्टम इस वक्त जब भी उसके ऊपर कोई इवेंट आता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे फ़ैन की स्टेट है ऑन ऑफ, तो हम बटन प्रेस करते हैं ऑन हो जाता है, बटन प्रेस करते हैं ऑफ़ हो जाता है। तो कोई भी इवेंट करने से यानी कि बटन प्रेस करने से सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है, कभी ऑन हो रहा है फ़ैन, कभी ऑफ़ हो रहा है। तो ये स्टेट डायग्राम नाम से ज़ाहिर हो रहा है, सीक्वेंस डायग्राम नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एक्टिविटी डायग्राम। इसके अलावा हमारे पास कुछ और डायग्राम्स भी हैं। यूज़ केस डायग्राम, सिस्टम किस तरीके से यूज़ होगा उसको यूज़ केस बोलते हैं। अब आप के पास सिस्टम एक तरीके से तो नहीं इस्तेमाल होगा, बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल होगा, तो इस वजह से इस डायग्राम का नाम है यूज़ केस डायग्राम। और फिर है हमारे पास क्लास डायग्राम। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमें क्लास डायग्राम यूज़ हमें करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बनाने के लिए। नॉर्मली जिन स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो वो क्लास के नाम से वाकिफ़ हैं,
और होना ये चाहिए कि जो सही तरीका है कि पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बनता है, मतलब क्लासेस बनाई जाती हैं और फिर उसके ऑब्जेक्ट्स और उस क्लास के अंदर के एलिमेंट्स सारे डिस्क्राइब किए जाते हैं और उसके बाद उसकी बेस पर फिर प्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चक्कर उल्टा है, हम पहले जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स वही हैं, वही क्लासेस हैं, वही ऑब्जेक्ट्स हैं, वही इनहेरिटेंस हैं। तो चलें हम इनको देखते हैं डिटेल के अंदर। यहाँ पे मैं ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आप क्लास डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर मैंने डिटेल में ये सारी कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए हुए हैं और हाउ टू मेक अ क्लास डायग्राम, तो वो आप डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट मॉडल। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं बैकग्राउंड को, जैसे कि हम स्कूल लेवल पे भी पढ़ते थे, जब भी हम कोई उर्दू के अंदर शायर के बारे में पढ़ते थे या उसकी शायरी के बारे में पढ़ते थे, तो हम उसकी गज़ल से पहले या नज़म से पहले हम देखते थे कि सियाक़ व सबाक़ का हवाला। तो वो सियाक़ व सबाक़ का क्या मतलब है? सियाक़ व सबाक़ का मतलब है कि बैकग्राउंड, शायर ने ये शेर किस बैकग्राउंड में कहा है, तो वो बैकग्राउंड हमें समझ आएगा, तो फिर उसके बाद ही हम उस शेर को समझ सकेंगे। इस तरह यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मॉडल, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है कि आप जो हैं वो अपने सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, और ये याद रखें कि हमारा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड नहीं होगा, अकेले काम नहीं करेगा। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ कनेक्ट होगा। तो कॉन्टेक्स्ट मॉडल आपके सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को शो करता है, बाउंड्रीज को शो करता है कि क्या चीज़ आपके सिस्टम के अंदर लाई कर रही है और क्या चीज़ आपके सिस्टम के बाहर लाई कर रही है। जैसे मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट मीन्स बैकग्राउंड, तो आपके सिस्टम जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये है कि उसकी एनवायरनमेंट क्या है, उसकी एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या हैं, वो किन सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर फिर बहुत सारे सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स आ जाते हैं जो कि ये डिफ़ाइन कर सकें कि क्या चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर होंगी और क्या बाहर होंगी, उसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी। नॉर्मली आर्किटेक्चरल मॉडल्स हमें ये चीज़ बताते हैं कि हमारा सिस्टम जो है उसकी और बाकी सिस्टम्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं एक सॉफ्टवेयर की, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका नाम है मेंट केयर। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैंने बताया कि हमारा सॉफ्टवेयर अकेला काम नहीं करेगा। ये सॉफ्टवेयर जो है ये खामखा और सॉफ्टवेयर्स के साथ कनेक्टेड है। मसन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट सिस्टम, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर उसके साथ भी कनेक्ट होगा। अगर किसी ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है तो इस दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाएगा। इसी तरह पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए एक और सिस्टम मौजूद है जिसका नाम है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, तो हमारा सॉफ्टवेयर इस रिकॉर्ड यहाँ से पेशेंट के रिकॉर्ड्स लेगा। इसी तरह अगर जब पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है तो उसका सारा रिकॉर्ड एडमिशन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, और डॉक्टर जो है वो कुछ दवाइयाँ लिख के, मेडिसिन लिख के पेशेंट को दे रहा है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम के अंदर सेव हो रही हैं। इसी तरह रिपोर्ट के लिए हमारे पास अलग सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो रहा है, या दूसरे अल्फाज में उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं या उसकी एनवायरनमेंट क्या है, ये तमाम अल्फाज यूज़ होते हैं कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम सेकंड पर्सपेक्टिव देखते हैं विच इज़ प्रोसेस पर्सपेक्टिव। कॉन्टेक्स्ट मॉडल बेसिकली आपको ये तो बता देता है कि आपका सिस्टम बाकी किन सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये सिस्टम डेवलप कैसे होगा या उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, तो ये चीज़ आपको कॉन्टेक्स्ट मॉडल नहीं बता रहा। प्रोसेस मॉडल्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हैं। मिसाल के तौर पे हम आसानी के लिए एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस होते हैं। आप जब आए हैं एडमिशन का आपने एक प्रोसेस था उससे गुज़रे हैं, जिसमें आपने पहले फॉर्म लिया, फिर फॉर्म को फिल किया, फिर उसको आपने सबमिट किया, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फ़ीस जमा कराई, ये पूरा प्रोसेस था। इसी तरह फिर एग्ज़ाम का एक प्रोसेस होता है, फिर इसी तरह आप आते हैं क्लासेस का एक प्रोसेस होता है,
फिर आप कोई असाइनमेंट देते हैं, फिर आप प्रमोट होते हैं, फिर आप डिग्री लेते हैं। ये तमाम डिफरेंट प्रोसेसेस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर आप उन बिज़नेस प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्रोसेस मॉडल्स। तो प्रोसेस मॉडल को बनाने के लिए हम यूएमएल की एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ करेंगे, और मैंने बताया है कि एक्टिविटी डायग्राम की मदद से हम एक प्रोसेस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एडमिशन प्रोसेस की एग्जांपल दी कि एडमिशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अगेन एक्टिविटी डायग्राम का लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप अगर एक्टिविटी डायग्राम को समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरेक्शन मॉडल। इंटरेक्शन मॉडल मैंने आपको बताया है कि ये दो तरह की इंटरेक्शन को शो करते हैं, या तो हमारे सिस्टम की इंटरेक्शन विद अदर सिस्टम्स, जिसको कहेंगे सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन, या ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी मॉडलिंग करने के लिए भी हम फिर इंटरेक्शन मॉडल को यूज़ करेंगे। यूज़र इंटरेक्शन को मॉडल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से हमें ये पता चल सकता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो दोनों तरह की हम इंटरेक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग यूज़र रिक्वायरमेंट, और उसको हम सही तरह से डिपिक्ट करने के लिए, शो करने के लिए। इसके लिए यूएमएल की दो डायग्राम्स यूज़ होती हैं। अगर आपने सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन शो करनी है, यानी हमारे सिस्टम को कौन कौन कैसे कैसे यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे यूज़ केस डायग्राम। अगेन मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यूज़ केस डायग्राम की डिटेल जानने के लिए। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए हमने एक्टिविटी डायग्राम बनाई थी पहले, एक प्रोसेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम आपको ऑर्डर नहीं शो करता। तो अगर आप ऑर्डर देखना चाह रहे हैं कि किस ऑर्डर में इंटरेक्शन हो रही है, तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम का लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ अगर आप इसकी डिटेल जानना चाह रहे हैं। देन वी हैव स्ट्रक्चरल मॉडल्स। स्ट्रक्चरल मॉडल्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे जो सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर को शो करेंगे। हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स का, उन पार्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो कंपोनेंट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर कहलाती हैं, और इसको स्ट्रक्चर मॉडल की मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रक्चर मॉडल दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये मॉडल जो होंगे स्टैटिक होंगे। स्टैटिक का मतलब ये है कि उनके स्ट्रक्चर को वो शो कर रहा होगा मॉडल, या ये मॉडल जो है ये डायनामिक मॉडल होगा, यानी जिस वक्त के सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा, रन टाइम पे उसकी क्या बिहेवियर होगा और क्या किस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो फिर डायनामिक मॉडल उसको रिप्रेजेंट करता है। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं कि आपकी गाड़ी है, गैरेज में खड़ी हुई है, तो अगर आप उसको मॉडल कर रहे हैं तो उस वक्त आप ये बताएंगे कि इस कार के 4 पहिए हैं और उसकी एक स्टीयरिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, और सीटें लगी हुई हैं, और कलर, और सीटों का क्या मटेरियल है। तो आप स्टैटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं गाड़ी की। लेकिन जब गाड़ी आपने गैरेज से निकाली है और अब आप रोड के ऊपर उसको चला रहे हैं, तो अब आप बात करेंगे कि गाड़ी की स्पीड क्या है, और उसका आरपीएम क्या है, और उसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है। तो यह अब आप उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जिस वक्त गाड़ी चल रही है। तो डायनामिक मॉडल शो करते हैं कि जिस वक्त सिस्टम चल रहा हो, और स्टैटिक मॉडल शो करते हैं कि जिस वक्त सिस्टम अभी चल नहीं रहा, आप उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ये स्ट्रक्चरल मॉडल्स बनाते हैं इसको जब हम सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बना रहे हों या उसको डिज़ाइन कर रहे हों, तो वहाँ पे फिर हम इस किस्म के मॉडल्स बनाते हैं। और क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो इसकी फिर बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्लास डायग्राम है और ऑब्जेक्ट डायग्राम है। फाइनली वी हैव बिहेवियरल मॉडल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मॉडल सिस्टम के बिहेवियर को शो करते हैं। जिस वक्त सॉफ्टवेयर चल रहा होगा तो उस वक्त उसका क्या बिहेवियर होगा, या अगर कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ जाता है या हम सॉफ्टवेयर को कोई इनपुट देते हैं, कोई इवेंट हो जाता है, तो उसको सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। हमारे पास दो तरह के इनपुट्स हो सकते हैं। एक
इनपुट जो है वो हम डेटा की मदद से देते हैं, यानी हमने एक प्रोग्राम बनाया है और उसको फिर हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो फिर सिस्टम किस तरह से रिस्पांस देगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो इनपुट होता है वो इवेंट्स की शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पे सेंसर्स लगे हुए हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि जो ही टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से ज़्यादा हो। अब ये जो है ये इवेंट है, तो जब ये इवेंट होगा तो फिर इस इवेंट से क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, टेम्परेचर 25 से ज़्यादा हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसी हवाले से हमें अब दो तरह की मॉडलिंग होती है हमारे पास। एक होती है डेटा ड्रिवन मॉडलिंग, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये मॉडलिंग जो होगी इसके अंदर ये बेस कर रही है डेटा के ऊपर। हमारे पास काफ़ी बिजनेसेस हैं जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं जो कि बेसिकली डेटा ड्रिवन होते हैं, यानी कि उनको डेटा कंट्रोल कर रहा होता है। डेटा जब इनपुट होगा तो फिर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ डेटा के ऊपर करेंगे। तो फिर हमें डेटा ड्रिवन मॉडल्स बनाने पड़ते हैं इन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। और डेटा ड्रिवन मॉडल्स में क्या होगा वो हमें ये बताएंगे कि इस डेटा को प्रोसेस कैसे करना। जब डेटा इनपुट हो तो उसको प्रोसेस करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे और उससे हमें क्या आउटपुट मिल जाएगा। तो डेटा ड्रिवन मॉडल्स हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। ये जब इस वक्त हम रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये इस किस्म के मॉडल्स जो हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं और हमें पूरी एंड टू एंड प्रोसेसिंग बता सकते हैं कि यहाँ से इनपुट हुआ डेटा, उसके ऊपर ये प्रोसेसिंग हुई, ये स्टेप्स परफॉर्म हुए और ये डेटा का आउटपुट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक इंसुलिन पंप की एग्ज़ाम्पल है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हुए हैं, ब्लड शुगर का सेंसर लगा हुआ है। तो ये एक वैल्यू लेगा और ये सेंसर का डेटा जो है ये शुगर लेवल को देखेगा कि शुगर लेवल इस वक्त कम है या ज़्यादा है। सपोज़ कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो फिर वो डिसाइड करेगा सॉफ्टवेयर तो क्या इंसुलिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और उसकी इंसुलिन जो है वो उसकी कितनी अमाउंट देनी चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड है। और फिर वो जो है वो ये कमांड देगा पंप को, इंसुलिन पंप जो है वो इस कमांड को रिसीव करते हुए वो जितनी भी रिक्वायर्ड इंसुलिन है वो पेशेंट को देगा। तो ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर की बेस पर ये इंसुलिन पंप जो है ये काम कर रहा है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेटा ड्रिवन की। हमारे पास सपोज़ कोई ऑनलाइन स्टोर है और वहाँ पर हमारे पास कोई आर्डर आया है। तो ऑर्डर सबसे पहले उसका ऑर्डर जो है वो उसकी रिक्वेस्ट आएगी, इस ऑर्डर को वैलिडेट किया जाएगा और अगर ये वैलिड ऑर्डर है और इसकी अमाउंट जो है वो भी कस्टमर ने पे कर दी है तो फिर ये जो है ये सप्लायर को भेजा जाएगा आगे फर्दर ये ऑर्डर। जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग। ये जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि एक्सटर्नल इवेंट के ऊपर बेस करते हैं और इन सिस्टम्स को रियल टाइम सिस्टम्स कहा जाता है। सो रियल टाइम सिस्टम्स आर ऑफन इवेंट ड्रिवन। इसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग बहुत कम होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि अगर हम एक स्मार्ट होम बना रहे हैं और उसके अंदर टेम्परेचर जो है जो ही 25 डिग्री से ज़्यादा हो तो हमारा फ़ैन या हमारा एसी जो है वो ऑन हो जाए, और जो ही टेम्परेचर जो है वो से 25 डिग्री से कम हो तो फ़ैन या एसी ऑफ़ हो जाए, या जो ही कोई बंदा कमरे में एंटर हो तो लाइट्स ऑन हो जाएं। तो ये तमाम जो हैं ये रियल टाइम रिस्पांस चाहती हैं, यानी कि विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, इसलिए इनको रियल टाइम सिस्टम्स कहा जाता है। और ये तमाम इवेंट ड्रिवन होती हैं। तो इवेंट ड्रिवन का मतलब यही है कि जब भी कोई इवेंट होगा तो सिस्टम ने किस तरीके से उसके ऊपर बिहेव करना है। इसके लिए हम UML की स्टेट मशीन डायग्राम या इसको स्टेट चार्ट डायग्राम कहते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं इवेंट्स को शो करने के लिए। तो इसकी डिटेल भी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।